गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे बृहत्तरी का तुलनात्मक अध्ययन। तो इसमें हम बात करते हैं चरक के अनुसार 6 के 18 भेद बताए हैं। इन भेदों का जो वर्णन किया है वो आचार्य ने क्रियन्ते सृजि अध्याय 17 में इसका वर्णन किया है। तो बात 6 के लक्षण में सबसे पहले हम बात करते हैं कफ वृद्धि जन्य विकार के लक्षण उसमें मिलेंगे। बात 6 की अवस्था में से कफ के लक्षण में आचार्य सुश्रुत ने रूक्षता कहा है। अंतर्दाह को याद रखना है कि अंतर्दाह जो है पहले पूछा गया है। दौर्बल्य प्रजागरण रस्य में आचार्य चरक ने स्वल्प चेष्टा कहा है। तो आपको ये स्वल्प चेष्टा याद रखना है, ये कफ 6 का है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार तृष्णा बागवट ने शोष और ग्लानि बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्तक्षय की। तो जो रक्तक्षय में आचार्य चरक ने त्वक स्फुटन म्लानता कहा है। आचार्य सुश्रुत और आचार्य बागभट ने शिरा शैथिल्य कहा। तो शिरा शैथिल्य रखना है। अम्ल शिशिर प्रीति ये पहले पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। मेर धातु 6 के लक्षण क्या है ये आपको याद रखना है। संधि स्फुटनम अक्षीय आयास और आचार्य सुश्रुत ने जो वर्णन किया है प्लीहा वृद्धि का, ये कई बार पूछा गया है। मेद और मास प्रार्थना ये भी पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। आचार्य बागभट ने प्लीहा वृद्धि बताया है, तो ये आपको याद रखना है। मेद 6 की अवस्था में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मज्जा 6 की। तो मज्जा 6 के में प्रथम बात रोगणम क्षीणे मज्जानी देहिनाम जो कहा है आचार्य ने। तो बात रोग की वृद्धि जो है मज्जा 6 के कारण होती है। तो बेसिकली मज्जा के बाद शुक्र नेक्स्ट धातु है। तो आचार्य सुश्रुत ने अल्प शुक्रता बता दिया है। बागभट ने इस अवस्था में तिमिर दर्शन बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुक्र की बात करते हैं। शुक्र धातु 6 के लक्षण में मुक्षोष मिलता है। तो आपको ये मुक्षोष याद रखना है, क्योंकि मुक्षोष जो है आपको मूत्र 6 की अवस्था में मिलता है। तो मुक्षोष जो है मूत्र 6 में भी मिल रहा है आपको और शुक्र 6 में मिल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। सुश्रुत ने मेड्र वृषण वेदना बताया है और बागभट ने मेड्र में धुएं निकलने जैसी प्रतीति होने का लक्षण बताया है। नेक्स्ट है जो है मूत्र 6 का लक्षण में पिपासा मुक्षोष। तो मुक्षोष आपको याद रखना है मूत्र 6 का और शुक्र धातु 6 का। अगर मूत्र अधिक 6 हो तो रक्तगमन रक्त निकलने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वेद 6 की। तो स्वेद 6 में स्पर्श वैगुण्यता स्वेदनाश रोमच्युति रोम का अपने स्थान से झड़ना जो है ये पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपधातु की। उपधातु के लक्षणों का वर्णन केवल आचार्य किसने किया है? सुश्रुत ने किया है। ओके। आर्तव 6 का लक्षण। तो आर्तव 6 में आचार्य ने वर्णित किया है यथोचित काल आदर्शनम, यानी मेंसिस का है समय पे नहीं आना है। अल्पता यानी बहुत कम मात्रा में आना है और योनि वेदना, ठीक। मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन होना, ये आचार्य ने बताया लक्षण इसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्तव वृद्धि में क्या क्या लक्षण मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो आर्तव वृद्धि में अंगमर्द मिलता है, अति प्रवृत्ति मिलता है और दुर्गंधता मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्तन क्षय की। अगर स्तन क्षय होगा तो स्तन का आकार कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, स्तन अल्पता हो जाएगी। स्तन वृद्धि में लक्षण कई बार पूछा गया है कि स्तन का मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति जो है किसका लक्षण है? स्तन वृद्धि के में तोद भी होता है, ये प्रकिंग सेंसेशन जिसको आचार्य ने तोद कहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है गर्भाशय का लक्षण। तो गर्भाशय का लक्षण जो है स्पंदन का ना होना, कुक्षी का ना बढ़ना। तो बेसिकली डेवलपमेंट को दिखाएगा। अगर एब्डोमेन गिर्स नहीं बढ़ रही है तो वहाँ पर भी ये समझ लिया जाएगा गर्भ का क्षय हो रहा है।
गर्भ वृद्धि का लक्षण है उदर अतिवृद्धि, क्योंकि जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता जाता है और उभार ज़्यादा होने लगता है। स्वेद ये भी ज़्यादा आने लगता है गर्भ वृद्धि में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओज की। तो जो है ओज विकृति के 3 प्रकारों का वर्णन केवल और केवल किसने किया है? आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, तो आपको याद करना है यहाँ ओजो विस्तृंस क्या है। तो ओजो विस्तृंस में संधि विश्लेष और दोष च्यवन, तो ये दोष च्यवन कई बार पूछा गया है तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है ओजो व्यापद के लक्षण, स्तब्ध गुरुगात्रता, वात शोफ ये पूछा गया है, निद्रा तंद्रा भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है ओज क्षय का लक्षण, मूर्छा, मांस क्षय, मोह और प्रलाप। तो आप किस प्रकार याद रख सकते हैं, मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूं। जैसे ओजो विस्तृंस, तो यहाँ पहला जो है विस्तृंस में ना आता है और च्यवन में भी ना आता है। ठीक है, ओजो व्यापद, ठीक है, व्यापद में दा है और निद्रा तंत्रा में भी दा है, तो आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ओज क्षय जिसके साथ खुद में क्षय जुड़ा हो तो वो सारे मामा वाले हैं इसमें, मूर्छा, मांस क्षय, मोह ये मामा वाले हैं, ये सारे क्षय में हैं। तो मांस क्षय अगर पूछा जाए तो आप ओज क्षय की, क्योंकि इसके साथ क्षय जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओज के गुण की, कि ओज के क्या क्या गुण बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। ओज को समात्मक कहा है, विवेक कहा है, मृतसन और प्राणायतन। तो ओज को प्राणायतन भी कहा गया है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने बस्ती को भी प्राणायतन कहा है। ठीक है, तो आप एक ओज का रखना है याद, और दूसरा बस्ती को भी प्राणायतन कहा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किन किन कारणों से ओज क्षय हो जाता है। अभिघात, कोई ट्रॉमा हो, क्षय हो, क्रोध हो, शोक, ध्यान, श्रम और क्षुधा, अधिक भूखे रहने पर भी ओज का क्षय होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमेह पीड़िका की, कि आचार्य भोज ने जो है प्रमेह पीड़िका 9 मानी है। तो उसमें कूर्मिका, कुलत्थिका उनका विशेष है, क्योंकि भोज ने ही कूर्मिका और कुलत्थिका ये नाम दिए हैं। आचार्य काश्यप ने 8 मानी है, तो उनका अरुंशिका विशेष है। आचार्य चरक ने जो है कच्छपिका का वर्णन किया है, तो कच्छपिका में आपको महावास्तु याद रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि महावास्तु परिग्रह किस प्रमेय पीड़िका का लक्षण है, वो कच्छपिका है। जालिनी में महाशय आपको याद रखना है। जाला कैसे होता है? सूक्ष्म छिद्र वाला, तो ये सूक्ष्म छिद्र याद रखना है। सरसपिका यानी ये सरसों का दाना है। नाती महती यानी बहुत बड़ी नहीं होती है। महारुजा आपको याद रखना है कि महारुजा जो है सरसपिका में मिलता है। आलजी चरक के अनुसार विसर्बत प्रसरणशील होती है। बिनता चरक ने कहा है अवगाढ़, रुजा, महती और नीलवर्ण। तो ये नीलवर्ण पूछा गया कि नीले वर्ण की जो पीड़िका है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि नीले वर्ण की पीड़िका क्या है, बिनता है। अंतर्विद्रदी के प्रकार आचार्य चरक ने 9 अंतर्विद्रदी के प्रकारों को माना है, और आचार्य सुश्रुत और आचार्य बागभट ने अंतर्विद्रदी के 10 प्रकार माने हैं। चरक ने गुद विद्रदी का वर्णन नहीं किया है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो 10वां जो वर्णन है गुद विकृति का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। सुश्रुत बागवट ने गुद विद्रदी में वायु का निरोध लक्षण माना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्रदी के लक्षण, जो कि आचार्य बागवट ने दिए हैं। तो बातज में दिया है, बातज और कफज में चिरोत्थान कहा है, यानी धीरे धीरे उत्थान होता है। पित्त की अवस्था है उसमें क्षिप्रोत्थान कहा है, क्षिप्र तुरंत। हृदयगत अंतर्विद्रदी के लक्षण आचार्य चरक एवं बागभट ने तमक श्वास कहा है, तो ये तमक श्वास भी आपको याद रखना है कि हृदयगत विद्रदी में तमक श्वास मिलता है। सुश्रुत ने कह दिया कि हृदयगत विकृति में भयंकर शूल हो जाता है,
क्लोमगत विद्रदी में आपको मुख शोष मिलता है। तो कुछ लोगों ने क्लोम को ट्रेकिया कहा है, कुछ ने गाल ब्लेडर बता दिया है, कुछ ने पैंक्रियास को मान लिया है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि क्लोमगत विद्रदी में मुख शोष लक्षण मिलता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुक्षिगत अंतःविद्रदी में क्या क्या लक्षण मिलते हैं। तो कुक्षिगत अंतःविद्रदी में वात प्रकोप के लक्षण मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। नाभिगत विद्रदी के लक्षण आचार्य सुश्रुत ने आटोप बताया है, ये आपको याद रखना है। शोथ का प्रत्यात्मक लक्षण यानी कार्डिनल साइन जो है उच्छेद बताया है, यानी उठा हुआ, ये आपको याद रखना है। वातज शोथ का जो लक्षण है बागभट के अनुसार, जैसे सरसप को अगर शरीर पे लगा लिया जाए तो जो चिमचिमाहट होती है वो बताया है। शोथ के उपद्रव आचार्य चरक ने 7 बताए हैं, तो ये भी याद रखना है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने शोथ के उपद्रव जो है 9 बताए हैं। उपजीवा के लिए यहाँ पर दोनों आचार्य का मतांतर है, क्यों आचार्य चरक ने उपजीवा को जिह्वा के ऊपरी भाग में होने वाला बताया है और आचार्य सुश्रुत ने इसको जिह्वा के नीचे वाले भाग में होने वाला बताया है। ये कफज शोथ कहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गलसुंडी की। आचार्य चरक ने गलसुंडी को कफज कहा है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने गलसुंडी को कफ रक्तज कहा है। तो ये गलसुंडी कफ रक्तज वाला सुश्रुत का पूछा गया है। तालु मूल में बस्ती के समान और दीर्घ शोथ होता है, ठीक है। और आचार्य बागभट ने मत्स्य बस्ती निभम कहा है, ये पहले एक बार पूछा गया है कि मत्स्य बस्ती निभम जो है गलसुंडी का लक्षण है। गलगंड बागभट ने कंठगत रोगों में उल्लेख किया है गलगंड का, जबकि सुश्रुत ने इसको अलग से बताया। संखक रोग की बात करते हैं। आचार्य चरक ने संखक रोग को पित्तज माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने संखक रोग को कफ पित्त और रक्तज माना है। नेक्स्ट जो है संखक रोग जो है 3 दिन में मृत्युकारक होता है, ये भी आपको याद रखना है कि 3 दिन में मृत्युकारक जो है संखक को बताया है। प्राकृत वात के कर्म जो है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने प्रत्येक दोष जो है उनके कुछ प्रमुख कर्म बता दिए हैं कि वात का स्पंदन, उद्वहन, पूर्ण, विवेक और धारणा। तो आपको यहाँ एक पूर्ण याद रखना है, क्योंकि जो पूर्ण जो है वात का भी है और पूर्ण आपको कफ का भी मिलेगा, ठीक। ऐसे ही पित्त में तेजकृत, ओजकृत, मेधाकृत, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ फिर भी आपको ओजकृत को याद रखना है। ओजकृत इसलिए याद रखना है क्योंकि ये अलग है उससे, क्योंकि ओज का डायरेक्ट रिलेशन हम कफ के साथ बिठाते हैं, लेकिन ये पित्त के साथ रिलेशन है, इसलिए आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं आचार्य चरक मतेन बस्ती रोग की संख्या जो है 13 बताई गई है। सुश्रुत ने शुक्र दोष 11 माने हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। विसर्प रोग की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने 7 प्रकार के विसर्प रोग माने हैं, ये भी आपको याद रखना है कि आचार्य चरक ने 7 माने हैं, वहीं सुश्रुत ने 4 माने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आचार्य चरक ने उदावर्त जो है 6 बताए हैं। वात, मूत्र, पुरीस, शुक्र, सर्दी और शबतु। तृष्णा रोग की संख्या जो है इनमें भी अंतर है दोनों आचार्यों का। तो चरक ने जो है तृष्णा को 5 भेदों वाला बताया है और सुश्रुत ने वहीं तृष्णा को 7 भेद बताया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम क्षय रोग की बात करते हैं। तो क्षय रोग आचार्य चरक ने 5 बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने 11 बताए हैं और वहीं बागभट ने 10 बता दिए हैं। हृदय रोग चरक ने 5 बताए हैं, सुश्रुत ने 4 बताए हैं। ऐसे ही पांडु रोगों का आचार्य चरक के 5, सुश्रुत के 4। ऐसे ही उन्माद का भी है कि आचार्य चरक ने उन्माद के 5 भेदों का वर्णन किया है, वहीं आचार्य सुश्रुत ने उन्माद के 6 भेदों का वर्णन किया है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, इनको हम कन्फ्यूजन आता है, तो ऐसा नहीं करना है।